हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है आइलैंड पार्ट 2। तो इसे शुरू करने से पहले अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो जाके देख लीजिए, तभी ये कहानी आपको समझ में आएगी। तो समय है 4 साल बाद का। हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी वेकेशन मनाने के लिए एक लेक के किनारे आए हुए हैं। वो दोनों बेहद ही खुश हैं क्योंकि उनकी ये पहली ट्रिप है शादी के बाद। वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन उसी दौरान उस लेक में कुछ हलचल होती है। पहले तो उन्हें लगता है कि मे बी ये मछलियाँ होंगी, लेकिन ये असल में बहुत ही बड़ी चीज़ थी जो एक ही झटके में उस लड़के को पानी में घसीटते हुए ले जाती है। वो चिल्लाता रहता है, लेकिन उस लेक के किनारे कोई भी मौजूद नहीं था, जिस वजह से वो लड़की कुछ कर नहीं पाती है। और कुछ देर बाद कोई और चीज़ आती है जो उसे भी घसीटते हुए पानी में ले जाती है। आपको बता दें कि ये वही लेक है जिसका जिक्र पहले पार्ट में एंडरसन ने किया था, जहां पे एक साइंटिस्ट अपने साथ उस हाइब्रिड क्रोकोडाइल को लेकर आया था। हालांकि उसके बाद काफ़ी समय हो गया है, जिस वजह से वो साइंटिस्ट तो नहीं बचा, लेकिन उसके निशान आज भी यहाँ मौजूद है। वेल, कुछ इस तरह से इस कहानी का ये था इंट्रो। सीन शिफ्ट होता है, हम विलियम फैमिली को देखते हैं, जिसमें से जूली, उसका हस्बैंड एंड्रयू और उसका बेटा क्रॉन है। एंड्रयू असल में उसी साइंटिस्ट का ग्रैंडसन है। वो इस घर को बहुत दिनों से बेचने के लिए किसी फैमिली को ढूंढ रहा है, लेकिन उस कपल के हादसे के बाद उसे इस घर को बहुत ही कम पैसे मिल रहे हैं, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान है। तो जूली उसे कहती है कि क्यों ना तुम इसे थोड़ा दिन बाद सेल करो, क्या पता तब तक हमें कुछ और पैसे मिल जाए। तो वो मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रॉन को उस घर में एक लिजर्ड दिखती है, जिसका पीछा करते हुए वो उस लेक के किनारे तक पहुंच जाता है, जहां पहले तो काफी सन्नाटा था, लेकिन तभी 2 बेबी क्रोकोडाइल आकर उस लिजर्ड को खा जाते हैं, जिसे क्रॉन बहुत डर जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो उन्हें अपनी कैंडीज खिलाने लग जाता है, जो वो बहुत ही मजे से खाते भी हैं। क्या पता ये भी अपने दादाजी की तरह इन्हें पाल कर बड़ा करे। और इसी बीच वहां पर जूली आ जाती है, जो उसे यहाँ ना आने की सलाह देती है। अब वो उसे उसकी वजह पूछता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती है और घर चलने को कहती है। उसके जाने के बाद हम उसी लेक के कॉर्नर पर एक इंसान का सर देखते हैं, जो कि सड़ चुका था। शायद ये उसी लड़के का हो जो कुछ महीने पहले यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। कहानी आगे बढ़ती है। कुछ दिनों बाद वहाँ टोनी आता है, जो उस टाउन का शेरिफ था। वो एंड्रयू को उसके दादाजी की वजह से जानता था, इसलिए वो उसके बारे में यहाँ 2 या 3 बार आ चुका था। लेकिन वो उसे बताता है कि मुझे इस लेक में ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखी जिसे कि हम डर सके। तो आप लोग जब तक चाहो यहाँ पे रह सकते हो, बहुत ही आराम से, जब तक ये घर बिक नहीं जाता। यानी कि ये लोग अब इसी घर में रहने वाले हैं, लेक के बिल्कुल करीब। अब समय बीतने लगता है। यहाँ इन्हें रहते हुए पूरे 2 साल हो चुके थे। एंड्रयू ने भी यहाँ पर शेरिफ की जॉब ज्वाइन कर ली थी। जूली भी जॉब करती थी। क्रॉन का भी स्कूल में एडमिशन हो चुका था, पर अब वो उन क्रोकोडाइल के पास रोज जाता था और अब तो वो उनके लिए बड़े बड़े मीट के टुकड़े ले जाता था। आज भी वैसे ही करता है, लेकिन अब वो क्रोकोडाइल बड़े हो चुके हैं, इसलिए उनकी भूख बढ़ गई है और इस वजह से वो और ज्यादा एग्रेसिव भी हो गए हैं। तो क्रॉन और मीट लेने के लिए घर आ जाता है। इधर एंड्रयू जूली से कहता है कि आजकल उसका काम बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जंगल में हिरन की संख्या कम होती जा रही है। उसे लग रहा है कि शायद कोई शिकारी शिकार कर रहा है, और इसलिए आज उसने एक हिरन पर एक GPS लगा दिया है। इसी दौरान क्रॉन घर आ जाता है। यहाँ हम उसके बेबी सीटर रूबिका को भी देखते हैं, जिसका एक पपी भी था। तभी वहाँ जूली भी आ जाती है और क्रॉन को घर में ही रहने को बोलकर खुद बाहर चली जाती है। लेकिन जब क्रॉन फ्रिज चेक करता है तो उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता, जिस वजह से उसे बाहर जाना पड़ता है, वो भी रूबिका से लड़ते हुए। हालांकि वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाती। वो सुपरमार्केट जाकर बहुत सारा मीट को खरीद लेता है, लेकिन आखिर में जब उसकी जाने की बारी आती है तो शॉप ओनर उसे देख लेता है, जिस वजह से उसे अब उसकी मम्मी का सामना करना पड़ेगा। ओनर फौरन जूली को कॉल लगा के इस बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ एंड्रयू GPS की लोकेशन का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसे एक ग्रुप मिलता है जो कि ट्रैकिंग करने यहाँ पर आए थे। वो उनसे बातें करता और उन्हें उस लेक के पास जाने को मना करता है, जिसके बाद वो उन्हें लेकर उसी GPS का पीछा करते हुए सीधा लेक के पास पहुंचता है, जहां उसे हिरन का सिर्फ सर मिलता है। पूरा शरीर गायब था। उसकी ऐसी हालत देखकर वो समझ जाता है कि ये किसी शिकारी का काम नहीं, बल्कि कोई और है जो हिरन को खा रहा है। उधर हम जूली को देखते हैं, जो क्रॉन की ऐसी हरकत पर उसे बहुत सुनाती है और उसे पूछती है कि आखिर वो इतने सारा मीट का क्या करेगा। तो वो कहता है कि मुझे खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने ले लिया। अब सब लोग को यहाँ पर छोटे बच्चे की शरारत लगती है, इसलिए वो उसे जाने देते हैं। पर अब जूली को वो मीट तो बाई करना ही पड़ेगा, जिसके बाद ये सारी बातें वो एंड्रयू को कॉल करके बताती है, जो हंसते हुए कहता है कि आखिर बेटा किसका, मीट तो मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन आखिर में वो सभी को वार्निंग देता है कि तुम लोग घर से ज्यादा बाहर मत निकलना, लेक की तरफ तो बिल्कुल मत आना। यही बात वो ग्रुप को भी बताता है, यहाँ से दूर चले जाओ, यहाँ पे थोड़ा खतरा है। लेकिन वो ग्रुप के बंदों को देख कर लग नहीं रहा था कि ये उसकी बात
बात मानने वाले हैं। इसके बाद वो टोनी को बुलाता और उसे इस हिरन वाले हादसे के बारे में बताता और कहता है कि मुझे लगता है कि अभी भी कुछ क्रोकोडाइल इस लेक में है, हमें दोबारा से चेक करना पड़ेगा। पर वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसे कई बार चेक करा है। लेकिन एंड्रयू उसकी बात नहीं सुनता और दोबारा से चेक करने को बोलता है। तो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और एक शिकारी ग्रुप पर जिसकी हेड थी मोनिका। वो अपने टीम मेंबर के साथ डिस्कस कर रही होती कि अब उन्हें शिकार के लिए कहाँ जाना है, क्योंकि कई दिनों से उन्होंने कोई बड़ा शिकार नहीं करा है। वहीं पुलिस स्टेशन से टोनी एंड्रयू को कुछ हथियार साथ ले जाने को कहता है, क्योंकि मे भी कोई चीज़ उन पर हमला कर दे। उधर घर पे क्रॉन आता है जो फ्रिज से मीट लेकर बाहर जाने लगता है, लेकिन रूबिका उसे रोकती है, पर वो रुकता नहीं है, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। अभी वो उन क्रोकोडाइल के पास पहुंच जाता है और उन्हें खिलाने लगता है, लेकिन तभी वहां रूबिका का पपी आ जाता है, जिसे वो क्रोकोडाइल पल में ही खा जाता है। और ये देखकर क्रॉन बहुत ज्यादा डर जाता है और भागते हुए घर आने लगता है, लेकिन उसके पीछे भागती हुई रूबिका जंगल में गिर जाती है। अब वो उठ के वहां से आगे बढ़ती कि तब तक वहां एक क्रोकोडाइल आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। पर तब तक क्रॉन घर पहुंच चुका था, लेकिन उसके शर्ट पे खून लगा देख जूली घबरा जाती है और इस बारे में पूछने लगती है कि तभी वहां रूबिका भी आ जाती है, जिसके एक हाथ पूरी तरह से कुचला हुआ था। उसकी ऐसी हालत देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। और इधर उन शिकारी ग्रुप के पास एक ब्रैड नाम का लड़का आता है जो उन्हें हायर करना चाहता था ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढ सके और उस जंगल में जाएं, जो कि अपने दोस्तों के साथ वहीं पे मौजूद है। इधर घर पे जूली देखती है कि उसके घर के बाहर वो दो क्रोकोडाइल आ चुके हैं। वो घबराते हुए एंड्रयू को कॉल लगाती है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वो सही से बात नहीं कर पाती। पर एंड्रयू समझ जाता है कि जूली मुसीबत में है। दूसरी तरफ वो ग्रुप अब मजे कर रहा था। उन्होंने एंड्रयू की बात नहीं मानी थी और उसी लेक में डुबकियां मार रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उनका एक दोस्त चार्ली जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए घूम रहा होता है कि तभी एक क्रोकोडाइल आकर उसे घसीटते हुए ले जाता है। उसके पास इतना भी समय नहीं था कि वो अपनी चीख से दोस्तों को बुला सके। इसका पत्ता तो साफ हो गया था। सीन कट होकर पहुंचता है दूसरे शिकारियों पे, जो अब ब्रैड की गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए लेक के पास जा रहे होते हैं। पर बीच में ही मोनिका को एक डियर दिख जाता है, जिसका शिकार करने के लिए वो बंदूक उठा लेती है। पर उसी टाइम ब्रैड को भी कुछ दिखता है और वो था क्रोकोडाइल। वो फौरन बोट को रोकने को कहता है, लेकिन इतनी देर में वो एक टक्कर मारता है जिससे उस बोट पे सारे लोग पानी में गिर जाते हैं। वहां से भागने के लिए किनारे तक आने लगते हैं, लेकिन उसी में मोनिका का बॉयफ्रेंड पानी में ही रह जाता है। फिर क्या होना था, पानी सफेद की जगह लाल हो जाता और ये लोग बस देखते ही रहते हैं। अब यहाँ मोनिका ब्रैड पे बहुत चिल्लाती है, क्योंकि उसी की वजह से वो यहाँ पे आई थी और उसने अपने सबसे करीबी को खो दिया है। जिस वजह से उन लोगों में बहस होना शुरू हो जाती है, तो ब्रैड को धक्का दे देती है और वो जाकर गिरता है एक सड़ी हुई लाश के पास, जो असल में चार्ली की थी। ब्रैड चार्ली को पहचान लेता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड का दोस्त था और उसके ग्रुप का एक मेंबर भी था। लेकिन उसके ग्रुप वालों को बड़ी देर के बाद इस बात का अंदाजा होता है कि चार्ली को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं, जिसमें ब्रैड की गर्लफ्रेंड भी थी। उसके साथ एरन भी होता है, जो उसे सच बता देता है कि जो भी उसने ब्रैड के बारे में उसे बताया था वो सब झूठ था। वो असल में उसे लाइक करता है, इसलिए वो उसके साथ इस ट्रिप पर आया था ताकि वो उसके करीब आ सके। लेकिन इस बात से ब्रैड की गर्लफ्रेंड को कुछ खास खुश नहीं होती, तो वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रैड चार्ली की लाश पे अपनी जैकेट रख देता है और फिर वो लोग उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वेल, इस कहानी पे 3 लोग के ग्रुप फंसे हुए हैं और रीजन बस एक ही है, ये लेक। उधर एंड्रयू की फैमिली फंसी है, दूसरी ओर वो ग्रुप फंसा हुआ है और यहाँ पे ये शिकारी लोग अटके हुए हैं। देखते हैं कि कौन अपने काम में सफल हो पाता है। ग्रुप की एक लड़की अभी भी लेक के किनारे हुई बैठी हुई है कि तभी उसके सामने एक हिरन दिखता है, जिसकी वो फोटो क्लिक करने लगती है। लेकिन उसी दौरान वहां एक क्रोकोडाइल आ जाता है और उसे भी अपने साथ ले जाता है और आज क्रोकोडाइल की सही दावत होने वाली है। और उसकी आवाज एंड्रयू और टोनी सुन लेते हैं, क्योंकि वो दोनों उसी लेक में मौजूद थे, ये चेक करने के लिए कि क्या सच में कुछ है या फिर नहीं। उस लड़की की आवाज सुन के फौरन अपने घर की तरफ बोट को मोड़ देते हैं, क्योंकि वो लेक सबसे करीब वहीं पर था। इधर जूली क्रॉन से कहती है कि वो फौरन एंड्रयू को कॉल करके सब कुछ बताए, लेकिन उसका कॉल ही नहीं लग रहा था। पर सही मौके पे वो लोग एंड्रयू को लेक में देख लेते हैं और वहीं से चिल्लाना शुरू करते हैं और एंड्रयू भी उन्हें देख लेता है। वहां क्रोकोडाइल भी मौजूद थे। अब वो फौरन अपने साथ लाए बंदूक से उन्हें मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो क्रोकोडाइल इतनी ताकतवर थे कि उन पर गोलियों का असर ही नहीं हो रहा था। उल्टा वो उनकी बोट को ही तोड़ देते हैं, जिससे एंड्रयू और टोनी पानी में गिर जाते हैं और इन्हें फौरन बाहर निकलना होगा, वरना वो उनका शिकार बन सकते हैं। वेल, एंड्रयू तो जैसे तैसे करके अपना घर पहुंच जाता है, लेकिन टोनी अभी भी पानी में ही था। वो जल्दी स्विम नहीं कर पाता, जिस वजह से क्रोकोडाइल उसके पीछे आ जाता और अहम मौके पर वो उसके मुंह पर लकड़ी फंसा देता है, जिससे कि उसकी जान जाते जाते बचती है और वो पानी से बाहर आ जाता है और भागते हुए एंड्रयू के घर जाता है। लेकिन ये क्रोकोडाइल इतने खतरनाक हो चुके थे कि अब वो इनके घर की खिड़कियों को भी तोड़ देते हैं
और अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही मौके पे ये दोनों वहां पहुंचकर उन्हें बचा लेते हैं। वही टोनी को अब यकीन हो चुका था कि सच में इस लेक में कुछ तो है, पर एंड्रयू कहता है कि ये तो देखने में क्रोकोडाइल तो बहुत ही बड़े लग रहे हैं, आखिर ये इतने सालों तक क्या खाकर जिंदा रह पाए। तब जूली क्रॉन से कहती है कि तुम ही बता दो। वो अपने डैड को सच बताता है कि वो पिछले 2 सालों से इन्हें खाना खिला रहा है। अब आप लोग मुझे टाइम नहीं देते थे, जिस वजह से मैंने उन्हें अपना दोस्त बना लिया, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये इतने बड़े हो जाएंगे। अब ये सुनकर उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और अपनी ही बेटी पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आ जाता है कि किस चीज का कोई भी फायदा नहीं है। अब इन्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये सबको मार डालेगा। तब टोनी एक प्लान बनाता है कि वो सब लोगों को लेकर यहाँ से कार से निकल जाएगा, जिसके लिए वो बाहर खड़ी कार में जाकर बैठ जाता है। लेकिन इतनी आसानी से इन्हें कैसे ये जाने देंगे क्रोकोडाइल। वो क्रोकोडाइल वहां भी आ जाते हैं और कार की विंडो में अपना सर डाल देते हैं, जिससे कि टोनी बेहोश हो जाता है। पर तभी वहां जूली एक चेन सॉ लेकर आती है और अब क्रोकोडाइल उसके पीछे लग चुका था, बट उसे बचाने के लिए क्रॉन क्रोकोडाइल का ध्यान भटकाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर एंड्रयू उसी चेन सॉ से उसकी टेल को काटने लगता है, जिससे वो पानी में भाग जाता है और ये लोग घर में भाग आते हैं। तो इनकी जान यहाँ जाते जाते बची थी, लेकिन वो इनका पीछा घर तक नहीं छोड़ता और गेट तोड़कर अंदर आ जाता है। हालांकि उसे अंदर ये लोग तो नहीं मिलते, लेकिन सामने रूबिका घायल पड़ी थी, जिसे वो घसीटते हुए ले जाता है। वो चिल्लाती रहती है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर पाते। अगर उन्होंने उसे बचाने की जरा भी कोशिश करी तो वो भी मारे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर ब्रैड की गर्लफ्रेंड और उसका दोस्त दोनों ही जंगल में भटक रहे थे। तभी उन्हें चार्ली की लाश मिलती है, जिसे देखकर उसकी फट के फ्लावर हो जाती है। पर तभी उसको ब्रैड की जैकेट दिखती है, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड समझ जाती है कि वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ तक आया। लेकिन उसका दोस्त उसे फालतू बातें करने को मना करता है। वो उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम पर चीट कर रहा है और ब्रैड एक नंबर का डरपोक इंसान है, वो तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कभी नहीं आएगा। अब इसी बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो लड़का उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो क्रोकोडाइल उसे ही देख रहा होता है। अब आगे क्या होने वाला ये आपको पता चल ही गया होगा, वो उसे भी मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ टोनी को होश आता है, लेकिन वो अभी तक कार में ही था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो फौरन कार को स्टार्ट करने लगता है, लेकिन तभी वो क्रोकोडाइल फिर से आ जाता है और उसकी कार को खींचते हुए पानी में ले जाता है और वो उसकी खिड़की से बाहर निकलकर खा जाता है। ये सब एंड्रयू देख रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। इधर जंगल में रूबिका और ब्रैड दोनों उसी गर्लफ्रेंड को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन वो उन्हें अभी तक मिली नहीं थी। तभी ब्रैड को उसी गर्लफ्रेंड की ग्रुप की एक लड़की की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो ब्रैड को लगता है कि जरूर उसकी गर्लफ्रेंड आस पास ही होगी, जिसका नाम था सारा। जिस वजह से उसका नाम लेकर वो चिल्लाने लगता है कि सारा तुम कहाँ पर हो। पर उसकी आवाज़ सुन के वहाँ एक क्रोकोडाइल आ जाता है, जिसे रूबिका बंदूकों से भून डालती है। लेकिन तभी वहाँ दूसरा आ जाता है, जो उसकी साथी की गर्दन ही उखाड़ लेता है और बाद में वो रूबिका को भी पकड़ लेता है। ब्रैड उसे बचाने के लिए उस पर कई गोलियां चलाता है, जो कि एक गोली जाकर रूबिका को भी लग जाती है, पर वो भाग जाता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद वो कहती है कि हमें अब घर चलना चाहिए, वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे यहाँ पर। लेकिन ब्रैड में अलग ही तरह की खुजली होती है सारा को ढूंढने की। अब रूबिका उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देती है, क्योंकि वो ऐसे मरना तो नहीं चाहती थी। अब वो उसको बोट पर ले जाकर एंड्रयू के घर ले आती है, क्योंकि उस लेक के सबसे करीब वही था। सब के सब उसी के घर भाग रहे हैं। बेचारा एंड्रयू उल्टा वो खुद परेशान है। वो घर पहुंचकर सभी को अपनी कहानी बताती है, तो ब्रैड कहता है कि वो जा रहा है सारा को ढूंढने के लिए, लेकिन एंड्रयू उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अब तक तो वो मर चुकी होगी। पर ये बंदा नहीं रुकने वाला था, ये अपनी बंदी को ढूंढ कर ही रहेगा। वो बोट को लेकर निकल जाता है। अब इसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसको सारा मिल जाती है। फाइनली ट्रू लव मिल गया। वो बोट लेके फौरन उसके पास जाता है, लेकिन तभी वहां एक क्रोकोडाइल आ जाता है, जो इन दोनों को देख लेता है। अब सारा को बचाने के लिए वो खुद उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और मारा जाता है। इधर घर में एक क्रोकोडाइल घुस चुका था, लेकिन रूबिका उसे मार डालती है, जिसके बाद सभी फौरन बोट लेके टाउन जाने लगते हैं। तभी वहां सारा भी आ जाती है, जो उन्हें ब्रैड के बारे में बताती है, जैसे कि हम जानते हैं वो मर चुका है। वो लोग बोट लेके टाउन के मार्केट में आ जाते हैं, लेकिन इतनी रात में कोई भी शॉप नहीं खुली थी, जिस वजह से वो लोग एक शॉप को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। लेकिन तब तक वहां 3 क्रोकोडाइल आ चुके थे, जो शॉप में भी घुस जाते हैं। मतलब ये हाथ धोकर इनके पीछे पड़ चुके हैं। उन्हें देखकर एंड्रयू फौरन शॉप के बैक डोर को ओपन करता है, पर वो जाम था, जिस वजह से वो ओपन नहीं होता, जिस वजह से वो नहीं खुलता। वहां रूबिका के पास क्रोकोडाइल आ चुका था। वो पहले से ही जख्मी हालत में थी, ऊपर से ये और आ गया। अब वो कोशिश तो करती है कैसी भी करके उसे मार दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। उसे बीच से ही खा जाता है और यहाँ उसकी भी मौत हो गई थी। उधर सारा शेल्फ के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन अभी भी एक क्रोकोडाइल बचा हुआ था, जो कि सबसे बड़ा था। पर उसी दौरान एंड्रयू से गेट खुल जाता है और वो सबको लेकर बाहर खड़ी कार में बैठने को कहता है।
लेकिन जब तक वो कार को स्टार्ट कर पाता वो क्रोकोडाइल आकर उसे टक्कर मारता है, जिससे वो कार जाकर सीधा एक पेट्रोल पंप से टकराती है। लेकिन यहाँ एंड्रयू को एक आइडिया आता है कि वो उसे आग से जला सकता है, क्योंकि ऐसा उसके दादाजी ने बताया था कि ये स्पेशल ब्रीड के जानवर इन्हें ऐसे ही मारा जा सकता है। पर आखिर आग ही क्यों, ये आपको अगले पार्ट में जानने को मिलेगा। वेल अब एंड्रयू फौरन उसके ऊपर पेट्रोल फेंकता है और फिर वहां आग लगा देता है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और फाइनली वो क्रोकोडाइल मारा जाता है। समय बीत जाता है। एंड्रयू ने अपनी शेरिफ की जॉब छोड़ दी थी, वो अब टूर गाइड बन गया था, जिससे वो वहाँ आने वाले टूरिस्ट को उस लेक के बारे में बताता है। उसे तो यही लग रहा था कि उस लेक में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके जाने के बाद हम उसी लेक में एक फ़ोन देखते हैं जो शायद किसी का हो या फिर जो उस लेक में मरा हो उसका हो, क्योंकि अब यहाँ हमें उस लेक में कुछ बेबी क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं और एक बड़ा वाला अभी भी मौजूद था। पर आखिर वो क्या करेगा? क्या क्रॉन अब उसे अपना दोस्त बना लेगा या फिर साइंटिस्ट आकर उन्हें यहाँ से ले जाएंगे? ये सब आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेगा। वेल इस वीडियो पे एम करते हैं 500 कमेंट का, तो 500 कमेंट जरूर करिएगा, जिसके बाद हम पार्ट 3 लेकर आएंगे। और ये कहानी आपको कैसी लग रही है ये भी हमें जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।